नमस्ते साथियों। बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, बहुत ओरिजिनल कंटेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ऐसा कंटेंट ना तो किसी यूट्यूब चैनल पर और ना ही किसी किताब में मिलेगा। बहुत ही रिसर्च के बाद इंटरेस्टिंग वे में आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट चैनल पर आता रहेगा। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दिलों और सोच को झकझोर देने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ गुलामी से मुक्ति नहीं था, बल्कि एक पूरी नई सोच, एक नया भारत बनाने का सपना था। और उस सपने को सबसे ऊंची आवाज़ दी थी भगत सिंह ने। भगत सिंह, एक नाम, एक क्रांति, एक आग। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उन्हें सचमुच जानते हैं? क्या वो सिर्फ एक नौजवान थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को ललकारा, या फिर एक गहरी विचारधारा रखने वाले इंसान थे जिनका मकसद सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और बराबरी वाला समाज था? आज से ठीक 100 साल पहले का वो दौर सोचिए। चारों तरफ अन्याय, डर और बेड़ियाँ, और उस अंधेरे में एक 23 साल का नौजवान मशाल लेकर खड़ा होता है और कहता है, कलम की ताकत तलवार से भी बड़ी है। ये यात्रा सिर्फ उनके बलिदान तक नहीं जाएगी, बल्कि उस सोच तक जाएगी जिसने उन्हें शहीद आजम बनाया। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव का बच्चा किताबों और विचारों की दुनिया में खोकर एक ऐसा योद्धा बना जिसकी गूंज आज भी हमें हिम्मत देती है। तो आइए, अगले 1 घंटे में हम सिर्फ भगत सिंह की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उनके साथ चलेंगे, उनके सपनों में झांकेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असली आज़ादी का मतलब क्या था। भगत सिंह का नाम लेते ही हमारे सामने एक क्रांतिकारी युवा का चित्र उभरता है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव को हिला दिया था और अपने बलिदान से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। परंतु यदि हम केवल उन्हें एक क्रांतिकारी, एक शहीद या एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में ही देखें, तो शायद उनके व्यक्तित्व की व्यापकता और गहराई से न्याय नहीं कर पाएंगे। दरअसल भगत सिंह सबसे पहले एक इंसान थे जिनके भीतर दर्द महसूस करने वाला दिल था, सवाल पूछने वाली बुद्धि थी और इंसानियत की तकलीफ़ों से बेचैन होने वाली आत्मा थी। उनके विचारों और कर्मों को समझने के लिए आवश्यक है कि हम पहले उन्हें एक संवेदनशील मनुष्य के रूप में देखें, क्योंकि वे स्वयं भी कहते थे, मैं एक मनुष्य हूँ और जो कुछ भी मनुष्यता को प्रभावित करता है वह मुझे भी प्रभावित करता है। बचपन से ही भगत सिंह का स्वभाव असाधारण था। लायलपुर जिले की मिट्टी में पैदा हुए इस बालक ने बहुत जल्द ही अपने चारों ओर हो रहे अन्याय को महसूस करना शुरू कर दिया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद जब पूरा पंजाब शोक और गुस्से में डूबा हुआ था, उस समय बालक भगत सिंह ने बाग में जाकर खून से सनी मिट्टी की मुट्ठी उठाई और अपने हृदय में ये प्रण लिया कि वह इस अन्याय का प्रतिकार करेगा। यह घटना उनके भीतर एक क्रांतिकारी बनने की नींव जरूर थी, लेकिन उस क्षण को केवल राष्ट्रवादी दृष्टि से नहीं, बल्कि एक मनुष्य की संवेदना से भी देखना चाहिए। यह घटना उनके भीतर एक क्रांतिकारी बनने की नींव जरूर थी, लेकिन उस क्षण को केवल राष्ट्रवादी दृष्टि से नहीं, बल्कि एक मनुष्य की चेतना से भी देखना चाहिए। दरअसल उस छोटे से बालक ने देखा कि कैसे निर्दोष मनुष्यों की जानें ली गईं, कैसे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब गोलियों का शिकार बने। यह पीड़ा उसके भीतर गहरे बैठ गई और उसने यह तय कर लिया कि इंसानियत पर जो भी आघात होगा वह चुप नहीं बैठेगा।
किशोर अवस्था तक आते आते भगत सिंह ने न केवल देशभक्ति का भाव गहराई से आत्मसात किया, बल्कि साहित्य और विचारधाराओं की दुनिया में भी गहरी रुचि ली। वे किताबों के प्रति इतने दीवाने थे कि जेल में भी जब उन्हें मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी थी, तब भी उनकी प्राथमिकता पुस्तकें ही थी। उनकी सोच यह थी कि मनुष्य की मुक्ति केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं होगी, बल्कि ज्ञान और विचारों की स्वतंत्रता से भी होगी। यही कारण था कि उन्होंने मार्क्स, लेनिन, बाकुनिन और अनेक समाजवादी विचारकों को पढ़ा। उनका मन केवल भारत के गुलाम होने से आहत नहीं था, बल्कि वे पूरी दुनिया के शोषण और असमानता के खिलाफ खड़े होना चाहते थे। वे खुद को एक वैश्विक नागरिक मानते थे, जिनकी चिंता का दायरा पूरे मानव समाज तक फैला हुआ था। यदि हम उनके जीवन को गहराई से देखें तो स्पष्ट होता है कि उनके भीतर केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक गहन दार्शनिक भी था। उन्होंने अपने समय से बहुत आगे जाकर प्रश्न पूछे। धर्म की भूमिका क्या होनी चाहिए? समाज में समानता कैसे आए? जाति, वर्ग और लिंग के भेदभाव को कैसे समाप्त किया जा सकता है? ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने का साहस दिखाना उस समय केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि इंसान को अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर सोचने की प्रेरणा देना भी था। उनका प्रसिद्ध निबंध मैं नास्तिक क्यों हूँ आज भी इस बात का प्रमाण है कि वे अंधविश्वास और परंपराओं की जकड़न से बाहर निकलकर मनुष्य की स्वतंत्र सोच को सबसे ऊंचा मानते थे। उनके लिए इंसानियत ही सर्वोच्च मूल्य था और इसी आधार पर उन्होंने अपने जीवन का मूल्यांकन किया। क्रांतिकारी कार्यों में सक्रिय होने के बाद भी भगत सिंह की सोच हिंसा तक सीमित नहीं थी। वे बम और पिस्तौल को केवल एक प्रतीक मानते थे, न कि अंतिम लक्ष्य। जब उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका तो उनका उद्देश्य हत्या नहीं था। उन्होंने स्वयं ऐसा बम बनाया था जिससे किसी की जान न जाए। उनके लिए यह कार्य केवल एक प्रतीकात्मक चीख थी, ताकि सोई हुई जनता और बधिर शासक दोनों जाग उठें। उन्होंने कहा भी था, हम बम गिराकर सत्ता की नींव नहीं हिलाना चाहते, बल्कि सत्ता के गलियारों में गूंज पैदा करना चाहते हैं, ताकि लोग सुने। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि उनके भीतर हिंसा का नहीं, बल्कि जागृति का भाव था। वे चाहते थे कि मनुष्य अपनी बेड़ियों को पहचाने और उन्हें तोड़ने का साहस करे। जेल में रहते हुए उनका व्यक्तित्व और भी परिपक्व हुआ। उन्होंने भूख हड़ताल की ताकि कैदियों को इंसान के रूप में सम्मान मिले। यह लड़ाई केवल राजनीतिक कैदियों के अधिकारों की ही नहीं थी, बल्कि इंसान होने की गरिमा की भी थी। उनका यह कहना कि जेल में बंद कैदियों को भी किताबें, अखबार और सम्मानजनक व्यवहार मिलना चाहिए, यह स्पष्ट करता है कि उनके लिए मानवता का मूल्य सर्वोच्च था। उन्होंने भूख हड़ताल में 116 दिन तक संघर्ष किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि उनका शरीर टूट सकता था, लेकिन इंसानियत और न्याय के लिए उनका मन कभी नहीं झुक सकता। भगत सिंह के जीवन का एक और बड़ा पहलू यह था कि वे हमेशा सामूहिकता में विश्वास करते थे। वे व्यक्तिगत वीरता के बजाय सामूहिक चेतना को जगाना चाहते थे। वे मानते थे कि कोई भी परिवर्तन अकेला व्यक्ति नहीं ला सकता, बल्कि पूरे समाज को मिलकर आगे बढ़ना होगा। यही कारण है कि उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़कर क्रांति की राह चुनी। उनके लिए क्रांति का अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि समाज के ढांचे में व्यापक मानवीय सुधार था। वे ऐसे भारत का सपना देखते थे जहाँ न अमीर गरीब का भेद हो, न जात पात का, न स्त्री पुरुष का अन्याय। जब उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई, तब भी उनके चेहरे पर डर या पछतावा नहीं था। वे मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते पर गए। उस समय भी उनके शब्द इंसानियत के पक्ष में ही थे। उन्होंने कहा था,
क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। यह कथन इस बात को स्पष्ट करता है कि वे किसी हिंसक विद्रोही से कहीं अधिक थे। वे एक विचारक, एक चिंतक और सबसे पहले एक संवेदनशील मनुष्य थे, जिनके लिए इंसानियत ही सब कुछ थी। आज जब हम भगत सिंह को याद करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उनका संदेश केवल आज़ादी के लिए नहीं था। आज़ादी तो आ गई, लेकिन क्या इंसानियत की बेड़ियां टूटी? क्या शोषण, असमानता और अन्याय समाप्त हुआ? यदि नहीं, तो भगत सिंह का संघर्ष अधूरा है। हमें उनकी प्रेरणा को केवल ऐतिहासिक संदर्भ में नहीं, बल्कि वर्तमान जीवन में भी समझना होगा। वे हमें सिखाते हैं कि यदि हम सच में इंसान हैं, तो हमें उस दर्द से जुड़ना होगा जो किसी भी इंसान को प्रभावित करता है। उनकी यही बात आज भी हमें झकझोरती है कि मैं एक मनुष्य हूँ और जो कुछ भी मनुष्यता को प्रभावित करता है वह मुझे भी प्रभावित करता है। इसलिए जब हम भगत सिंह को देखते हैं तो हमें उन्हें केवल एक वीर, शहीद या क्रांतिकारी या एक राष्ट्रवादी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे संवेदनशील और विचारवान मनुष्य के रूप में देखना चाहिए जिसकी सोच सीमाओं से परे थी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ी पहचान हमारी इंसानियत है, चाहे हम किसी भी देश, धर्म या जाति से हों। यदि हम इंसानियत को सर्वोपरि मानते हैं, तभी हम भगत सिंह की असली विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। मनुष्य का जीवन यदि केवल अपने व्यक्तिगत सुख दुख तक सीमित रह जाए तो उसकी दृष्टि संकीर्ण हो जाती है। परंतु इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर पूरी मानवता की चिंता को अपना उद्देश्य बना लिया। भगत सिंह का जीवन इसी दृष्टिकोण का सबसे बड़ा उदाहरण है। वे केवल अपने परिवार, अपने गांव या अपने देश तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उनकी सोच और उनकी करुणा पूरे विश्व के मनुष्य समाज तक फैली हुई थी। यही कारण है कि उन्होंने बार बार इस बात को रेखांकित किया कि मैं एक इंसान हूँ और जो कुछ भी इंसानियत को प्रभावित करता है वह मुझे भी प्रभावित करता है। इस विचार की गहराई को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि कैसे भगत सिंह ने व्यक्तिगत से सार्वभौमिक की अपनी यात्रा तय की। बचपन में जब उन्होंने जलियांवाला बाग का रक्तपात देखा तो यह केवल एक पंजाबी बालक की पीड़ा नहीं थी, बल्कि यह पूरी इंसानियत के खिलाफ हुआ अपराध था। उस नरसंहार ने उनके हृदय को झकझोर दिया और उन्होंने तय कर लिया कि वे किसी भी निर्दोष पर हुए अन्याय को चुपचाप स्वीकार नहीं करेंगे। उनके जीवन का यह शुरुआती अनुभव ही उन्हें यह समझा गया कि अन्याय चाहे कहीं भी हो, वह पूरे समाज को आहत करता है। उनका मन केवल अपने परिवार या अपने इलाके के दुख से नहीं पिघलता था, बल्कि वे पूरी मानवता की तकलीफ़ों को अपना मानते थे। किशोरावस्था में पहुंचते ही उन्होंने अध्ययन के माध्यम से अपनी दृष्टि का विस्तार किया। उन्होंने केवल भारतीय क्रांतिकारियों को ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विचारकों को भी पढ़ा। मार्क्स, लेनिन, रूसो, बखुनिन और समाजवादी आंदोलन के अन्य चिंतक उनके लिए प्रेरणा बने। इन विचारों ने उन्हें यह समझने में मदद की कि दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा शोषण दरअसल पूरी मानवता पर दबा है। उनके लिए अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराना केवल पहला कदम था। असली लक्ष्य था मनुष्य को मनुष्य के द्वारा शोषण से मुक्त कराना। उनकी सोच में यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखता है जब वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े। वे मानते थे कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी उतनी ही आवश्यक है। उन्होंने बार बार कहा कि यदि भारत अंग्रेजों से मुक्त भी हो जाए और यहाँ अमीर गरीब का शोषण जारी रहे, तो वह स्वतंत्रता अधूरी होगी। उनके लिए इंसान की असली मुक्ति तभी है जब सभी मनुष्यों को बराबरी का हक मिले। इस दृष्टिकोण ने उन्हें व्यक्तिगत स्तर से उठाकर सार्वभौमिक चिंता तक पहुंचा दिया। भगत सिंह का यह मानना था
कि एक सच्चा इंसान कभी भी दूसरों के दुख से अलग थलग नहीं रह सकता। यही कारण है कि जब वे जेल में भूख हड़ताल पर बैठे थे तो वह केवल अपने लिए या केवल राजनीतिक कैदियों के लिए नहीं थी। उनका उद्देश्य था कि जेल में हर कैदी को इंसान के रूप में सम्मान मिले। उनके लिए जेल का कैदी भी एक इंसान था और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना पूरी मानवता को आहत करने जैसा था। यह दृष्टिकोण इस बात का प्रमाण है कि उनकी करुणा कितनी व्यापक थी। धर्म और आस्था के प्रश्नों पर भी उनकी यही सार्वभौमिक सोच दिखाई देती है। उनके अपने प्रसिद्ध निबंध मैं नास्तिक क्यों हूँ में उन्होंने लिखा कि वे ईश्वर पर विश्वास नहीं करते क्योंकि वे चाहते थे कि मनुष्य अपने विवेक और अपनी जिम्मेदारी को स्वयं स्वीकार करे। उनके लिए यह सवाल केवल व्यक्तिगत आस्था का नहीं था, बल्कि पूरी मानवता को सोचने के लिए एक चुनौती थी। कि क्या हम अंधविश्वास और परंपरागत जकड़नों में बंधे रहकर इंसानियत की प्रगति कर सकते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इंसान की असली शक्ति उसकी बुद्धि और विवेक में है। इस प्रकार उनका व्यक्तिगत चिंतन भी सार्वभौमिक दिशा की ओर जाता है। उनकी यह सोच उनके राजनीतिक कार्यों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका तो वह व्यक्तिगत प्रतिशोध का कार्य नहीं था, वह पूरे देश और पूरी मानवता के लिए संदेश था कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना आवश्यक है। उन्होंने बम फेंककर किसी की हत्या नहीं की, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि आवाज़ इतनी गूंजे कि वह हर व्यक्ति यह समझे कि शोषण के खिलाफ खड़ा होना मनुष्य का कर्तव्य है। यह कार्य भी इस बात का प्रतीक है कि वे व्यक्तिगत प्रतिरोध से आगे बढ़कर सार्वभौमिक जागृति की ओर अग्रसर थे। भगत सिंह की दृष्टि इतनी व्यापक थी कि उन्होंने राष्ट्रवाद की संकीर्ण परिभाषा से भी परे जाकर सोचना शुरू किया। उनके लिए राष्ट्रवाद का अर्थ केवल अंग्रेजों से स्वतंत्र होना नहीं था, बल्कि ऐसा समाज बनाना था जिसमें इंसान को इंसान समझा जाए। उन्होंने लिखा था कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। यह विचार बताता है कि उनके लिए असली क्रांति विचारों और मानवीय मूल्यों की थी। वे चाहते थे कि इंसान सोचने की क्षमता विकसित करे और पूरे समाज को बदलने की शक्ति प्राप्त करे। आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उनकी दृष्टि कालातीत थी। वे केवल 20वीं सदी के भारत के लिए प्रासंगिक नहीं थे, बल्कि 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी उतने ही आवश्यक हैं। आज भी जब दुनिया में युद्ध, भुखमरी, शरणार्थी संकट और असमानताएं मौजूद हैं, तब भगत सिंह की यह सार्वभौमिक चिंता हमें याद दिलाती है कि हमें केवल अपने समाज तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें इंसानियत के हर दर्द को अपना मानकर उसके समाधान की दिशा में सोचना चाहिए। उनकी यह सोच हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची इंसानियत किसी संकीर्ण पहचान से नहीं आती, न धर्म से, न जाति से, न राष्ट्र से। सच्ची इंसानियत तब प्रकट होती है जब हम हर मनुष्य को अपने जैसा मानते हैं और उसके दुख दर्द को अपना समझते हैं। यही वह दृष्टि है जो व्यक्तिगत से सार्वभौमिक तक की यात्रा को संभव बनाती है। भगत सिंह का जीवन इसलिए इतना प्रेरक है क्योंकि उन्होंने इस विचार को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में भी जिया। उन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, पारिवारिक सुख और अपने जीवन तक को त्याग दिया ताकि वे इंसानियत की सेवा कर सकें। उनका यह बलिदान हमें यह याद दिलाता है कि यदि हम सचमुच इंसान हैं तो हमें दूसरों की चिंता करनी होगी। आज जब हम उनके विचारों को पुनः पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि उनका संदेश किसी एक काल या स्थान तक सीमित नहीं है। वे हमें बार बार यही कहते प्रतीत होते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। यदि हम केवल अपने जीवन तक सीमित रह जाएं तो हम अधूरे हैं। हमारी पूर्णता तभी है जब हम पूरी मानवता के साथ जुड़कर सोचें और कार्य करें।
इस प्रकार भगत सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है व्यक्तिगत से सार्वभौमिक की ओर बढ़ना। यही वह दृष्टि है जो उन्हें महज एक क्रांतिकारी से ऊपर उठाकर एक वैश्विक विचारक बनाती है। उनकी विरासत आज भी हमें यह पुकारती है कि इंसानियत की चिंता को अपनी चिंता बनाओ, तभी तुम सच्चे मनुष्य कहलाओगे। क्रांति शब्द सुनते ही हमारे मन में अक्सर विस्फोट, संघर्ष, हथियार और विद्रोह की छवियां उभरती हैं। लेकिन यदि हम भगत सिंह की दृष्टि से इस शब्द को देखें तो पाते हैं कि उनकी क्रांति केवल सत्ता बदलने का नाम नहीं थी और न ही यह केवल हिंसा का मार्ग था। उनके लिए क्रांति का अर्थ था समाज की गहरी अन्यायपूर्ण संरचनाओं को बदलना और उसमें करुणा, समानता और इंसानियत को स्थापित करना। यही कारण है कि उनकी क्रांति के साथ करुणा का मेल दिखाई देता है। यह मेल उन्हें एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में प्रस्तुत करता है जो केवल शासकों के विरुद्ध खड़ा नहीं हुआ, बल्कि हर उस व्यवस्था को बदलना चाहता था जिसमें मनुष्य मनुष्य का शोषण करता है। भगत सिंह का जीवन इस बात का प्रमाण है कि उनके भीतर जितनी आग थी उतनी ही करुणा भी थी। जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका तो उनके हाथ में ऐसा हथियार था जो जान ले सकता था, परंतु उन्होंने ऐसा बम बनाया जो केवल आवाज़ करे, किसी की जान न ले। उनके लिए यह कार्य हिंसा का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह प्रतीकात्मक पुकार थी कि लोग जागें और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। यदि वे केवल हिंसक प्रतिरोध में विश्वास करते तो हत्या को भी साधन बना सकते थे, परंतु उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रांति का उद्देश्य हत्या नहीं बल्कि चेतना जगाना है। यह दृष्टिकोण इस बात को दिखाता है कि उनके भीतर करुणा कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। उनकी करुणा केवल अपने देशवासियों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने लेखन और चिंतन में स्पष्ट किया कि जब तक दुनिया के किसी भी हिस्से में शोषण है तब तक मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। उनकी यह सोच इस बात का प्रमाण है कि वे वैश्विक स्तर पर भी हर पीड़ा को महसूस करते थे। यही करुणा उन्हें सीमाओं से परे जाकर सोचने पर मजबूर करती थी। उनके लिए क्रांति का अर्थ था इंसानियत को आज़ाद कराना। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग भूख हड़ताल का है। जब वे जेल में थे तो उन्होंने और उनके साथियों ने कैदियों के अधिकारों के लिए 116 दिन लंबी भूख हड़ताल की। यह हड़ताल केवल राजनीतिक कैदियों के लिए विशेष सुविधाओं की मांग नहीं थी। वे चाहते थे कि हर कैदी, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, इंसान के रूप में सम्मान पाए। यह करुणा ही थी जिसने उन्हें इतना कठोर संघर्ष करने की प्रेरणा दी। इस भूख हड़ताल के दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उनके लिए यह संघर्ष किसी व्यक्तिगत हित का नहीं था, बल्कि मानव गरिमा के लिए था। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि उनकी क्रांति का आधार हिंसा नहीं, बल्कि करुणा और इंसानियत थी। भगत सिंह की करुणा उनके लेखन में भी प्रकट होती है। उन्होंने अपने निबंधों और लेखों में बार बार इस बात को रेखांकित किया कि इंसान को इंसान मानना ही सबसे बड़ी क्रांति है। जातिवाद, सांप्रदायिकता और आर्थिक शोषण उनके लिए सबसे बड़े शत्रु थे। वे कहते थे कि यदि अंग्रेज चले भी जाएं और यह अन्याय बना रहे तो हमारी आज़ादी अधूरी रहेगी। यह करुणा ही थी जिसने उन्हें उन सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया जो इंसान को इंसान में से बांटती थी। उनका नास्तिक होना भी उनकी करुणा से ही जुड़ा था। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न इसलिए उठाए क्योंकि वे चाहते थे कि मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं। उनके लिए यह आवश्यक था कि मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजे, किसी अदृश्य शक्ति पर भरोसा करके दूसरों के दुख से विमुख न हो। उनके लिए करुणा का अर्थ था सक्रिय होकर दूसरों के लिए कार्य करना, न कि केवल प्रार्थना और आस्था में सीमित रह जाना।
उनकी क्रांति और करुणा का मेल उन्हें एक आदर्श क्रांतिकारी बनाता है। वे जानते थे कि केवल गुस्सा या प्रतिशोध समाज को नहीं बदल सकता। समाज को बदलने के लिए आवश्यक है कि उसमें इंसानियत की गहरी समझ हो। इसलिए उन्होंने बार बार कहा कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। यहाँ विचार का अर्थ केवल बुद्धिजीवी चिंतन नहीं बल्कि करुणामयी दृष्टिकोण भी है। बिना करुणा के विचार सूखे हो जाते हैं और बिना विचार के करुणा अधूरी रह जाती है। भगत सिंह ने इन दोनों का अद्भुत संतुलन बनाया। उनकी करुणा का एक और उदाहरण उनकी लेखनी में दिखाई देता है। जब उन्होंने सांप्रदायिक दंगों पर चिंता व्यक्त की, उन्होंने स्पष्ट लिखा कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति तभी सफल होती है। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति सफल तभी होती है जब हम आपस में बंटते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे धर्म और जाति के आधार पर एक दूसरे से न लड़ें। उनके लिए यह केवल राजनीतिक प्रश्न नहीं था बल्कि इंसानियत की पुकार थी। वे समझते थे कि अगर इंसान इंसान से ही नफरत करेगा तो कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती। यदि हम उनके जीवन के अंतिम क्षणों को देखें तो वहाँ भी करुणा की झलक मिलती है। जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया तब भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। यह मुस्कान केवल उनकी निर्भीकता का प्रतीक नहीं थी बल्कि यह संदेश भी थी कि वे अपने जीवन का बलिदान इंसानियत के लिए कर रहे हैं। उनकी यह शहादत आज भी हमें यह सिखाती है कि सच्ची क्रांति वही है जो करुणा से प्रेरित हो। आज के समय में जब क्रांति का अर्थ अक्सर केवल विरोध, तोड़फोड़ और हिंसा से जोड़कर देखा जाता है, तब भगत सिंह का मानवीय दृष्टिकोण हमें यह याद दिलाता है कि क्रांति का असली अर्थ करुणा से ही निकलता है। यदि हम दूसरों के दुख को महसूस नहीं करते तो हमारी क्रांति खोखली है। यदि हम समाज के हर तबके की गरिमा की रक्षा नहीं करते तो हमारा संघर्ष अधूरा है। भगत सिंह की विरासत हमें यही सिखाती है कि क्रांति और करुणा का मेल ही सच्चा परिवर्तन ला सकता है। उनकी यह दृष्टि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। आज भी समाज में असमानता, भेदभाव और शोषण मौजूद है। यदि हम सच में भगत सिंह को याद करना चाहते हैं तो हमें उनकी तरह अपने भीतर करुणा जगानी होगी और उसी करुणा से प्रेरित होकर क्रांति की राह पर चलना होगा। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। इस प्रकार भगत सिंह का मानवीय दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि क्रांति और करुणा एक दूसरे के पूरक हैं। बिना करुणा की क्रांति केवल हिंसा है और बिना क्रांति की करुणा केवल संवेदना। इन दोनों का संगम ही मनुष्य समाज को वास्तविक स्वतंत्रता और समानता की ओर ले जा सकता है। यही संदेश है जो भगत सिंह अपने जीवन और मनुष्य के इतिहास में सबसे गहरी और सबसे पुरानी समस्याओं में से एक है असमानता। जाति, धर्म और वर्ग के नाम पर इंसानों को बांटकर उनका शोषण किया गया, उनकी गरिमा को छीन लिया गया और समाज को टुकड़ों में बांट दिया गया। परंतु हर दौर में ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने इस विभाजन को चुनौती दी और समानता का सपना देखा। भगत सिंह उन्हीं महान विभूतियों में से एक हैं। उनके लिए स्वतंत्रता केवल अंग्रेजी राज से मुक्ति नहीं थी बल्कि हर तरह की असमानता और अन्याय से मुक्ति थी। वे चाहते थे कि इंसान को केवल इंसान माना जाए, न कि उसकी जाति, धर्म या वर्ग से उसका मूल्य तय किया जाए। यही उनका समानता का सपना था। भगत सिंह ऐसे समय में पैदा हुए जब भारत दोहरी गुलामी झेल रहा था। एक तरफ अंग्रेजों का उपनिवेशी शासन था, दूसरी तरफ समाज की जड़ परंपराएं और जातिगत भेदभाव। भले ही स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, लेकिन समाज के भीतर असमानता की जड़ें इतनी गहरी थीं कि वे बराबरी के आदर्श को खोखला बना रही थीं। भगत सिंह ने बहुत जल्दी
यह समझ लिया था कि यदि अंग्रेजों को भगा भी दें पर जात पात और वर्ग की दीवारें बनी रहें तो स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। इसलिए उनकी सोच राजनीतिक स्वतंत्रता से कहीं आगे बढ़कर सामाजिक समानता तक पहुंचती है। उन्होंने अपने लेखों में बार बार इस बात को उठाया कि सांप्रदायिकता और जातिवाद ब्रिटिश हुकूमत की सबसे बड़ी ताकत है। अंग्रेज शासक फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते थे और उसमें सफल तब होते थे जब भारतीय समाज आपस में बटा रहता था। यही कारण था कि भगत सिंह ने सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक बराबरी को अपनी क्रांति का आवश्यक हिस्सा बनाया। वे समझते थे कि जब तक हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई आपस में लड़ते रहेंगे, जब तक ऊंच और नीच का भेद बना रहेगा, तब तक असली स्वतंत्रता असंभव है। भगत सिंह का यह सपना केवल विचारों तक सीमित नहीं था, उन्होंने अपने जीवन में भी इन मूल्यों को जिया। वे जातिगत ऊंच नीच से घृणा करते थे और समाज को ऐसी बेड़ियों से मुक्त देखना चाहते थे। उनके लेखन में हमें बार बार यह दिखाई देता है कि वे बराबरी को मनुष्य का सबसे बड़ा अधिकार मानते थे। उनके लिए धर्म का असली मकसद था इंसानियत की सेवा होना चाहिए, न कि इंसान को बांटना। वे कहते थे कि जब धर्म इंसान को इंसान से अलग कर देता है तब वह धर्म नहीं बल्कि राजनीति का हथियार बन जाता है। उनकी सोच में वर्गीय असमानता भी उतनी ही बड़ी समस्या थी। वे समझते थे कि यदि अंग्रेजों को भगा भी दिया जाए लेकिन पूंजीपति वर्ग मजदूरों और किसानों का शोषण करता रहे तो यह स्वतंत्रता केवल दिखावा होगी। इसी कारण उन्होंने समाजवाद को अपनाया। उनके लिए समाजवाद का अर्थ था कि समाज के संसाधनों का उपयोग सभी के हित में हो, कोई भूखा ना रहे, कोई बेघर ना रहे और कोई शोषण का शिकार न बने। उनकी दृष्टि यह थी कि समाज में उत्पादन के साधन सबके नियंत्रण में हों ताकि बराबरी सुनिश्चित हो सके। यह दृष्टि उन्हें केवल राजनीतिक क्रांतिकारी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधारक भी बनाती है। भगत सिंह ने सांप्रदायिक दंगों पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने लिखा था कि ये दंगे स्वतंत्रता की राह में सबसे बड़ी बाधा हैं। जब लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे का खून बहाते हैं तो अंग्रेजों का शासन और मजबूत होता है। उन्होंने जनता से अपील की थी कि वे धर्म की आड़ में लड़ाई बंद करें और सच्चे अर्थों में इंसानियत को अपनाएं। उनके लिए असली धर्म वही था जिसमें इंसान को इंसान समझा जाए और सब बराबर हों। उनका नास्तिक होना भी इसी सोच पर जुड़ा था। उन्होंने कहा कि वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि इंसान अपने दुखों और समस्याओं का जिम्मा किसी अदृश्य शक्ति पर डालें। वे चाहते थे कि इंसान स्वयं जिम्मेदारी ले और समाज में बराबरी लोगों के लिए संघर्ष करे। उनके लिए सच्चा धर्म यही था कि जिसमें मनुष्य अपने विवेक से काम ले और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे। जब हम भगत सिंह के जीवन को इस दृष्टि से देखते हैं तो समझ में आता है कि वे कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने उस समय ही यह कह दिया था कि यदि समाज में असमानता बनी रही तो स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। आज भी हम देखते हैं कि जातिवाद, धार्मिक कट्टरता और वर्गीय असमानता हमारे समाज में गहराई से मौजूद है। यही कारण है कि भगत सिंह का सपना आज भी अधूरा है और हमें उसकी प्रासंगिकता बार बार महसूस होती है। उनकी यह सोच हमें यह भी सिखाती है कि समानता केवल राजनीतिक नारे से नहीं आएगी, उसके लिए समाज की मानसिकता बदलनी होगी। जब तक हम हर इंसान को इंसान की तरह सम्मान नहीं देंगे तब तक समानता का सपना पूरा नहीं होगा। भगत सिंह ने यह बात अपने जीवन से साबित की कि समानता केवल आदर्श नहीं बल्कि क्रांति का अनिवार्य हिस्सा है। उनकी यह विरासत हमें आज भी चुनौती देती है। क्या हम
हमने सच में ऐसा समाज बनाया है जहाँ जाति और धर्म की दीवारें ना हो? क्या हमने ऐसा समाज बनाया है जहाँ अमीर गरीब का भेद मिट गया हो? यदि नहीं, तो हमें यह मानना होगा कि भगत सिंह का सपना अभी अधूरा है। उनकी यह पुकार आज भी हमें जगाती है कि हमें केवल अंग्रेजों से ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की असमानताओं से भी लड़ना है। इस प्रकार भगत सिंह का समानता का सपना जाति, धर्म और वर्ग से परे था। वे हमें यह सिखाते हैं कि इंसान को इंसान के रूप में देखना ही सबसे बड़ी क्रांति है। उनकी दृष्टि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। यदि हम सच में उनके आदर्शों का पालन करना चाहते हैं, तो हमें हर तरह की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करना होगा और ऐसा समाज बनाना होगा जिसमें हर व्यक्ति समान अधिकार और सम्मान के साथ जी सके। यही उनका सपना था और यही उनकी सबसे बड़ी उपनिवेशवाद केवल राजनीतिक शासन का नाम नहीं था, बल्कि यह मनुष्य की आत्मा को गुलाम बनाने की प्रक्रिया थी। यह केवल किसी एक देश को दूसरे देश की सत्ता के अधीन करने की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यह शोषण, दमन और असमानता का वैश्विक तंत्र था। भारत की धरती पर भी उपनिवेशवाद ने वही किया। देश की संपत्ति लूटी, जनता को गरीबी और भुखमरी में झोंका और उनकी आत्मा को इतना दबा दिया कि वे अपने अधिकार भूलने लगे। इस पूरे तंत्र के खिलाफ खड़े होने वाले क्रांतिकारियों में भगत सिंह का नाम अग्रणी है। लेकिन उनकी सोच केवल भारत की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी। वे उपनिवेशवाद को एक वैश्विक समस्या मानते थे और उसके खिलाफ संघर्ष को समूची मानवता की मुक्ति की प्रक्रिया समझते थे। भगत सिंह का बचपन उस दौर में बीता जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में करा रहा था। जलियांवाला बाग नरसंहार ने उनके मन में गहरा असर डाला और उन्होंने समझ लिया कि उपनिवेशवाद किसी भी इंसानियत को नहीं छोड़ता। जब निर्दोष स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को गोलियों से भून दिया गया, तो यह केवल पंजाब की या भारत की त्रासदी नहीं थी, बल्कि यह पूरी इंसानियत पर हमला था। उस घटना ने उन्हें यह सिखा दिया कि उपनिवेशवाद से संघर्ष केवल राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह मानवीय कर्तव्य है। किशोरावस्था में पहुंचकर जब उन्होंने विश्व साहित्य और राजनीति को पढ़ना शुरू किया, तो उनकी दृष्टि और विस्तृत हो गई। उन्होंने रूस की क्रांति, आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम और अन्य देशों के संघर्षों के बारे में जाना। उन्होंने महसूस किया कि उपनिवेशवाद एक ही चेहरा अलग अलग रूपों में पूरी दुनिया में दिखाई देता है। भारत में अंग्रेजी शोषण कर रहे थे, अफ्रीका में यूरोपीय शक्तियाँ और एशिया के अन्य हिस्सों में भी वही अत्याचार। उन्होंने यह समझ लिया कि यह लड़ाई केवल भारत की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की जनता की है। इसलिए उनके विचारों में एक वैश्विक क्रांति की झलक मिलती है। उनके लिए उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं था। वे जानते थे कि अंग्रेज चले भी जाएं, तो केवल झंडा बदलने से आम आदमी की स्थिति नहीं सुधरेगी। असली प्रश्न यह था कि क्या जनता के जीवन में वास्तविक समानता और स्वतंत्रता आएगी। इसी कारण वे समाजवाद की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने समाजवाद को उपनिवेशवाद का असली विकल्प माना, क्योंकि समाजवाद का अर्थ था संपत्ति और संसाधनों पर जनता का अधिकार और शोषण का अंत। भगत सिंह के लेखों में हमें बार बार यह दृष्टिकोण दिखाई देता है कि उपनिवेशवाद का तंत्र केवल विदेशी सत्ता तक सीमित नहीं है। यह तंत्र उस समाज में भी मौजूद होता है जहाँ कुछ लोग संसाधनों और शक्ति पर कब्जा कर लेते हैं और बहुसंख्यक जनता का शोषण करते हैं। इसलिए वे कहते थे कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों से छुटकारा नहीं है, बल्कि हर तरह के शोषण से मुक्ति है। उनके लिए उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष दरअसल समूची मानवता की मुक्ति का संघर्ष था। जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका, तो उनका संदेश भी यही था कि शोषक और शोषित के बीच का संबंध बदलना होगा। उनका कहना था कि हम
बम फेंककर सत्ता की नींव हिलाना चाहते हैं, लेकिन उनका मकसद हत्या करना नहीं था। वे चाहते थे कि जनता जागे और समझे कि उपनिवेशवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं और उनसे मुक्ति पाना कितना आवश्यक है। उनका यह कार्य प्रतीकात्मक था, एक चेतावनी, एक पुकार कि इंसानियत अब और गुलामी सहन नहीं करेगी। जेल में उनके समय ने उनके विचारों को और गहराई दी। उन्होंने अध्ययन जारी रखा और दुनिया के अन्य उपनिवेशित देशों के संघर्षों पर नज़र रखी। वे समझते थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को केवल भारतीय संदर्भ में नहीं देखना चाहिए, यह वैश्विक उपनिवेशवाद के खिलाफ एक बड़े संघर्ष का हिस्सा है। इसलिए उनकी दृष्टि अंतर्राष्ट्रीय हो गई। वे चाहते थे कि भारत की आज़ादी केवल भारतवासियों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अन्य पीड़ित जनता के लिए भी प्रेरणा बने। उनकी भूख हड़ताल भी इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब उन्होंने जेल में कैदियों के अधिकारों के लिए 116 दिन लंबी भूख हड़ताल की, तो यह केवल राजनीतिक कैदियों के लिए विशेष अधिकारों की मांग नहीं थी। यह संदेश था कि हर कैदी इंसान है और उसकी गरिमा का सम्मान होना चाहिए। यह संघर्ष उपनिवेशवादी जेल व्यवस्था के अमानवीय चेहरे को उजागर करने के साथ साथ इंसानियत की आवाज़ भी था। उनके इस कदम ने यह सिद्ध कर दिया कि उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की गरिमा और मानव अधिकारों की लड़ाई है। भगत सिंह की दृष्टि को समझने के लिए उनका समाजवाद की ओर झुकाव भी देखना आवश्यक है। वे मानते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था भी उपनिवेशवाद का ही एक रूप है। यह विदेशी शासन चला भी जाए, लेकिन शोषण का तंत्र पूंजीपतियों और जमींदारों के हाथ में रहे तो जनता की मुक्ति अधूरी रहेगी। वे कहते थे कि साम्राज्यवाद ही वह व्यवस्था है जिसमें हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिल सकता है। यही कारण था कि उन्होंने अपने संगठन का नाम रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। यहाँ सोशलिस्ट शब्द यह बताता है कि उनके लिए उपनिवेशवाद से मुक्ति और समाजवाद दोनों एक दूसरे के पूरक थे। आज जब हम भगत सिंह को याद करते हैं तो यह समझना आवश्यक है कि उन्होंने उपनिवेशवाद को केवल राजनीतिक समस्या नहीं माना, उन्होंने इसे इंसानियत के खिलाफ अपराध माना। वे चाहते थे कि इंसान किसी भी तरह की बेड़ियों में न जकड़ा जाए, चाहे वह विदेशी शासन की हो या घरेलू शोषण की। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ था समूची मानवता की मुक्ति। उनका यह दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है। दुनिया भले ही औपचारिक रूप से उपनिवेशवाद से मुक्त हो चुकी हो, लेकिन नए प्रकार के उपनिवेशवाद आज भी मौजूद हैं। आर्थिक उपनिवेशवाद, सांस्कृतिक वर्चस्व और वैश्विक असमानताएं आज भी इंसानियत को बांध कर रखे हुए हैं। ऐसे समय में भगत सिंह की यह सोच कि संघर्ष केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं होना चाहिए, हमें नई दिशा देती है। उनकी विरासत हमें यह सिखाती है कि यदि हम सच में स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हमें हर तरह के उपनिवेशवाद के खिलाफ खड़ा होना होगा, चाहे वह विदेशी हो या अपने समाज के भीतर का। यही संघर्ष असली मानव मुक्ति का मार्ग है। इस प्रकार भगत सिंह का जीवन और विचार हमें यह बताते हैं कि उपनिवेशवाद से संघर्ष केवल किसी एक देश की मुक्ति का प्रश्न नहीं है, यह पूरी मानवता की आज़ादी का प्रश्न है। उनका सपना था ऐसा विश्व जहाँ कोई भी मनुष्य किसी अन्य मनुष्य का गुलाम ना हो, जहाँ इंसान बराबरी और गरिमा के साथ जी सके। यही उनका असली संदेश है और यही उनकी शहादत की सबसे बड़ी प्रेरणा। युवा केवल किसी देश का भविष्य नहीं होते, वे उसके वर्तमान की धड़कन भी होते हैं। उनकी ऊर्जा, उनकी कल्पनाशीलता और उनका साहस किसी भी समाज को दिशा देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यह ऊर्जा किस ओर जाएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें सामाजिक जिम्मेदारी की भावना कितनी गहरी है।
भगत सिंह इस सच्चाई को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वे जानते थे कि भारत जैसे विकासशील देश की स्वतंत्रता केवल बुजुर्ग नेताओं की अपीलों या समझौतों से नहीं आ सकती। इसलिए इसके लिए युवाओं की चेतना को जागृत करना और उन्हें सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार करना अनिवार्य था। भगत सिंह की अपनी यात्रा इसका प्रमाण है। वे मात्र 13-14 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग का प्रभाव अपने हृदय पर लिए हुए क्रांतिकारी रास्ते पर चल पड़े थे। उन्होंने उस उम्र में खेत में खून से सनी मिट्टी को अपने सिर पर लगाया और संकल्प लिया कि देश को इस अन्याय से मुक्ति दिलाएंगे। यही संकल्प उनकी चेतना का प्रारंभिक रूप था, जो आगे चलकर पूरे युवा वर्ग की चेतना का प्रतीक बना। लेकिन भगत सिंह केवल जोश और उग्रता के प्रतीक नहीं थे। वे इस बात को समझते थे कि युवाओं का जोश तभी सार्थक हो सकता है जब उसे विचार और उद्देश्य की ठोस नींव मिले। इसलिए उन्होंने लगातार अध्ययन किया। उन्होंने इतिहास, राजनीति, दर्शन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया। उनके मित्र बताते हैं कि वे दिन रात किताबों में डूबे रहते थे और हर विषय को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते थे। यही उनका सबसे बड़ा संदेश था। युवाओं के लिए चेतना का अर्थ केवल भावनात्मक उबाल नहीं है, बल्कि विचारशीलता और जिम्मेदारी का संयोजन है। युवा चेतना का अर्थ उनके लिए समाज की समस्याओं को अपनी समस्या मानना था। वे मानते थे कि कोई भी सच्चा युवा तब तक अधूरा है जब तक वह अपने चारों ओर के दुख दर्द को अपनी आत्मा में महसूस न करे। यही कारण था कि उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि जातिवाद, सांप्रदायिकता और आर्थिक असमानता के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। वे लिखते थे कि यदि अंग्रेज चले भी जाएं और समाज में जात पात, ऊंच नीच और गरीबी बनी रहे तो वह स्वतंत्रता निरर्थक होगी। यह दृष्टिकोण उनकी सामाजिक जिम्मेदारी का प्रमाण है। उनके विचारों में युवाओं के लिए स्पष्ट संदेश है कि वे केवल करियर या व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रहें। उन्हें समाज की बेहतरी के लिए आगे आना चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने छात्रों को हमेशा प्रोत्साहित किया कि वे राजनीति और समाज की गतिविधियों में सक्रिय रहें। उनका मानना था कि पढ़ाई केवल नौकरी पाने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज की जटिलताओं को समझने और उन्हें सुधारने के लिए होनी चाहिए। भगत सिंह का जीवन हमें यह भी दिखाता है कि युवाओं की सामाजिक जिम्मेदारी का अर्थ केवल विरोध करना नहीं है, बल्कि सकारात्मक विकल्प देना भी है। जब उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना में योगदान दिया तो वे केवल शासन गिराने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि एक नए समाज के निर्माण का सपना देख रहे थे। इस समाज का आधार समानता, न्याय और स्वतंत्रता पर होना था। यह जिम्मेदारी का उच्चतम रूप था, सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि नया निर्णय। युवाओं के लिए सबसे कठिन काम होता है अपने जोश और गुस्से को रचनात्मक दिशा देना। भगत सिंह ने यह करके दिखाया। उन्होंने हिंसा को केवल एक प्रतीकात्मक रूप में इस्तेमाल किया ताकि जनता का ध्यान अन्याय की ओर खींचे। उन्होंने कभी अंधी हिंसा का समर्थन नहीं किया। उनकी असेंबली बम कांड इसी बात का उदाहरण है। बम विस्फोट किया गया लेकिन उसमें किसी की जान न जाए, इसकी पूरी सावधानी बरती गई। वे चाहते थे कि संदेश दूर तक पहुंचे, लेकिन इंसानियत को आघात न पहुंचे। यही युवाओं की जिम्मेदार चेतना है, उद्देश्य को साधते हुए भी नैतिकता का ध्यान रखना। जेल में रहते हुए भी उन्होंने युवाओं के लिए संदेश नहीं छोड़ा। उन्होंने लिखा कि जीवन लंबा हो या छोटा, उसका मूल्य इस बात में है कि वह समाज के लिए कितना उपयोगी है। यह विचार हर युवा के लिए प्रेरणा है कि व्यक्तिगत जीवन की सीमाएं छोटी हो सकती हैं, लेकिन यदि वह समाज की बेहतरी में लगा हो तो उसका असर असीम हो जाता है। उनकी शहादत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी जिम्मेदारी केवल राजनीतिक या वैचारिक स्तर पर नहीं थी, वे व्यक्तिगत जीवन में भी ईमानदारी और अनुशासन के प्रतीक थे। वे कहते थे कि यदि युवा समाज को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वयं को बदलना होगा।
अपने विचारों और आचरण में पारदर्शिता, परिश्रम और नैतिकता लाना ही सामाजिक जिम्मेदारी का पहला कदम है। उन्होंने खुद कठोर जीवन जिया, सादगी अपनाई और दिखाया कि बड़े आदर्श केवल शब्दों से नहीं बल्कि जीवन से स्थापित होते हैं। आज के समय में जब युवा अनेक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी, असमानता, उपभोक्तावाद और व्यक्तिगत स्वार्थ, तो भगत सिंह की बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उनकी चेतना हमें सिखाती है कि युवा शक्ति तभी परिवर्तनकारी बन सकती है जब वह समाज की पीड़ा से जुड़ी हो और जब उसमें जिम्मेदारी का भाव हो। यदि आज के युवा भगत सिंह के आदर्शों को अपनाएं तो वे समझ पाएंगे कि शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री पाना नहीं है बल्कि आलोचनात्मक सोच का विकसित करना है। वे जानेंगे कि करियर बनाना आवश्यक है लेकिन समाज की समस्याओं की अनदेखी करना आत्मकेंद्रित होना है। वे यह भी समझेंगे कि तकनीक और आधुनिक साधन केवल तभी संभव सार्थक हैं जब उनका उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाए। भगत सिंह की युवाओं से अपेक्षा यह थी कि वे किसी भी अन्याय के प्रति मौन न रहें। वे मानते थे कि चुप रहना दरअसल अन्याय को स्वीकार करना है। उन्होंने अपने जीवन से ये दिखाया कि सच्चा युवा वही है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, समाज के लिए जिम्मेदारी उठाए। यही कारण है कि वे आज भी युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी विरासत हमें यह सिखाती है कि युवा चेतना और सामाजिक जिम्मेदारी अविभाज्य हैं, एक बिना दूसरे के अधूरी है। चेतना के बिना जिम्मेदारी यांत्रिक हो जाती है और जिम्मेदारी के बिना चेतना दिशाहीन। भगत सिंह ने इन दोनों को जोड़ा और दिखाया कि कैसे युवा शक्ति समाज को नई दिशा दे सकती है। उनकी शहादत केवल राजनीतिक घटना नहीं थी बल्कि वह युवाओं की चेतना और जिम्मेदारी का सर्वोच्च उदाहरण था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि युवा जीवन का मूल्य केवल उसकी लंबाई में नहीं है बल्कि उसके निहित समर्पण और जिम्मेदारी में है। यही कारण है कि आज भी युवा हर युवा के लिए आदर्श हैं। यही कारण है कि वे आज भी हर युवा के लिए आदर्श हैं। उनकी सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। इस प्रकार भगत सिंह का संदेश युवाओं के लिए स्पष्ट है। अपनी चेतना को जागृत करो, समाज की पीड़ा को अपनी समझो और जिम्मेदारी से उसका समाधान करने के लिए आगे बढ़ो। यही असली क्रांति है और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर कोई भी युवा न केवल अपने देश बल्कि पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो सकता है। किसी भी युग का सबसे बड़ा परिवर्तन केवल हथियारों से नहीं आता बल्कि विचारों से आता है। विचार वह शक्ति है जो मनुष्य को उसकी सीमाओं से परे ले जाकर व्यापक दृष्टि प्रदान करता है। विचारधारा वह आधार है जो इन विचारों को दिशा और संगठन देती है। भगत सिंह का जीवन इस सत्य का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने बहुत कम उम्र में यह समझ लिया था कि यदि इंसानियत को वास्तविक मुक्ति दिलानी है तो इसके लिए विचारों और विचारधाराओं का पथ प्रदर्शन आवश्यक है। भगत सिंह की क्रांति केवल बंदूकों और बमों तक सीमित नहीं थी। वे जानते थे कि यदि क्रांति केवल बाहरी ढांचे को तोड़ने तक सिमट जाएगी तो उसका प्रभाव अस्थायी होगा। स्थायी परिवर्तन तभी संभव है जब जनता की चेतना में बदलाव आए और जब विचार इंसानियत को दिशा दें। इसलिए उन्होंने अपने जीवन का सब बड़ा हिस्सा अध्ययन और लेखन को समर्पित किया। वे लगातार किताबों से जूझते रहे, उनसे सीखते रहे और उनमें से ऐसे विचार ढूंढते रहे जो समाज को आगे बढ़ा सकें। उनके अध्ययन का दायरा बहुत विस्तृत था। उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन, ट्रोट्स्की जैसे समाजवादी विचारकों को पढ़ा। साथ ही वोल्टेयर, रूसो और टॉलस्टॉय जैसे दार्शनिकों को भी समझा। उन्होंने भारत के स्वदेशी विचारकों राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और गांधी के विचारों का भी गहराई से अध्ययन किया। लेकिन वे केवल किसी एक विचारधारा के अनुयायी नहीं बने। उन्होंने हर विचार को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा और उसमें से वही चुना जो उन्हें मानवता के लिए उपयोगी लगा।
उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे विचार और विचारधारा को किसी बंधन में नहीं मानते थे। वे कहते थे कि मैं कट्टर नास्तिक हूँ, लेकिन मैं विचारों का कट्टर अनुयायी नहीं हूँ। इसका अर्थ यह था कि वे किसी विचारधारा को अंधभक्ति की तरह नहीं मानते थे। उनके लिए विचारधारा वह साधन थी जो इंसानियत को बेहतर बना सके। यदि कोई विचारधारा समय के साथ अप्रासंगिक हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए। यह लचीलापन उन्हें एक सच्चा विचारक बनाता है। भगत सिंह की दृष्टि में विचार और विचारधारा का उद्देश्य केवल सत्ता पाना नहीं था। उनका मानना था कि हर विचार का अंतिम लक्ष्य इंसानियत की सेवा होना चाहिए। यदि कोई विचार केवल सत्ता परिवर्तन की बात करता है लेकिन समाज में अन्याय, असमानता और शोषण को समाप्त नहीं करता तो वह अधूरा है। यही कारण था कि उन्होंने समाजवाद को अपनी विचारधारा के केंद्र में रखा। समाजवाद उनके लिए केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं था, बल्कि यह इंसानियत की गरिमा और बराबरी का दर्शन था। वे बार बार लिखते थे कि असली स्वतंत्रता वही है जिसमें हर इंसान को शिक्षा, रोजगार, सम्मान और गरिमा मिले। यदि स्वतंत्रता केवल राजनीति को तो वह खोखली है। इसलिए उन्होंने कहा कि क्रांति की तलवार विचारों की शार्पनिंग स्टोन पर तेज होती है। इस वाक्य में उनका पूरा दर्शन समाया हुआ है। वे मानते थे कि हथियार या संघर्ष केवल तभी सफल हो सकते हैं जब उनके पीछे मजबूत विचार हों। विचारों के बिना क्रांति केवल हिंसा रह जाती है, लेकिन विचारों के साथ वह इंसानियत का पथ प्रदर्शक बन जाती है। विचारों के बिना क्रांति केवल हिंसा रह जाती है, लेकिन विचारों के साथ वह इंसानियत का पथ प्रदर्शन बन जाती है। उनकी नास्तिकता को भी इसी परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। उनका नास्तिक होना धर्म के खिलाफ विद्रोह नहीं था, बल्कि अंधविश्वास और जड़ता के खिलाफ विद्रोह था। वे मानते थे कि यदि इंसान अपनी नियति को भगवान के भरोसे छोड़ देगा तो वह कभी अपने भाग्य का निर्माता नहीं बन पाएगा। वे चाहते थे कि इंसान अपने विचारों और तर्क शक्ति के आधार पर निर्णय ले और अपने समाज को बेहतर बनाए। यह दृष्टि भी उनकी विचारधारा का हिस्सा थी, जो इंसानियत को आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाती है। भगत सिंह के लेखों में यह स्पष्ट झलक मिलती है कि वे विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए कितने चिंतित थे। उन्होंने अखबारों और पत्रिकाओं में अनेक लेख लिखे, जैसे मैं नास्तिक क्यों हूँ, सांप्रदायिकता का इलाज, अछूत समस्या आदि। इन लेखों में वे केवल आलोचना नहीं करते बल्कि समाधान भी सुझाते हैं। उनकी भाषा सरल थी, लेकिन उसमें गहरी वैचारिक ताकत थी। वे चाहते थे कि आम जनता विचारों को समझे और उन्हें अपने जीवन में उतारे। यही विचार और विचारधारा का असली उद्देश्य था, जनता को जागरूक बनाना और उन्हें इंसानियत के पथ पर चलाना। उनका दृष्टिकोण यह भी था कि विचार केवल किताबों में नहीं रहने चाहिए। वे चाहते थे कि विचार जीवन का हिस्सा बने। इसलिए उन्होंने खुद अपने जीवन में वही जिया जो उन्होंने लिखा। वे सादगी से रहे, बराबरी में विश्वास किया और कभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ को अपने आदर्शों पर हावी नहीं होने दिया। यही कारण था कि उनकी शहादत केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि विचार और विचारधारा का जीवंत प्रतीक बनी। आज जब हम उनके विचारों की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि वे समय से बहुत आगे थे। वे जानते थे कि उपनिवेशवाद का अंत हो जाएगा, लेकिन शोषण के नए रूप सामने आएंगे। आज भी दुनिया में आर्थिक असमानता, सांप्रदायिकता, नस्लवाद और हिंसा जैसी समस्याएं हैं। ऐसे समय में उनके विचार हमें रास्ता दिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें हर विचारधारा को इंसानियत की कसौटी पर कसना चाहिए। यदि कोई विचार इंसान को जोड़ता है, समानता और न्याय की बात करता है, तो वही विचारधारा सार्थक है। उनका यह दृष्टिकोण आधुनिक समाज के लिए भी प्रासंगिक है। जब हम देखते हैं कि लोग विचारधाराओं के नाम पर बंट रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और सत्ता की लालसा में मानवता को भूल रहे हैं, तो भगत सिंह की बात हमें झकझोरती है। वे कहते थे कि विचारधारा को कठोर बंधन मत बनाओ,
उसे इंसानियत का पथ प्रदर्शक बनाओ। यही विचारधारा का असली मकसद है। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि विचार स्थायी नहीं होते, समय के साथ उन्हें नया रूप देना पड़ता है, लेकिन विचारधारा का मूल उद्देश्य हमेशा वही रहना चाहिए, इंसानियत की बेहतरी। वे हमें चेतावनी देते हैं कि यदि हम विचारधारा को केवल सत्ता का औजार बना देंगे तो वह इंसानियत के लिए बोझ बन जाएगी, लेकिन यदि हम उसे इंसानियत का पथ प्रदर्शन बना देंगे तो वह समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस प्रकार भगत सिंह का जीवन और विचार हमें यह सिखाते हैं कि क्रांति केवल बंदूक से नहीं होती, बल्कि विचारों से होती है। विचार और विचारधारा तब सार्थक होते हैं जब वे इंसानियत को जोड़ते हैं, न्याय और समानता की राह दिखाते हैं और हर मनुष्य को उसकी गरिमा लौटाते हैं। यही उनकी असली विरासत है और यही वह मार्ग है। क्रांति केवल तलवार की धार पर नहीं चलती, बल्कि शब्दों की शक्ति से भी जन्म लेती है। शब्द मनुष्य के विचार जगत में हलचल पैदा करते हैं, उसकी चेतना को जगाते हैं और उसे अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का साहस देते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि हर बड़े व्यक्ति आंदोलन के पीछे एक साहित्यिक धारा रही है जिसने जनता को नई दृष्टि दी। भगत सिंह का जीवन और उनके विचार इस सच्चाई का सबसे जीवंत उदाहरण है। उन्होंने जितनी ताकत अपने कर्म से दिखाई, उतनी ही ताकत उन्होंने अपने शब्दों से भी जगाई। उनके लिए क्रांतिकारी साहित्य केवल लेखन का अभ्यास नहीं था, बल्कि समाज परिवर्तन का साधन था। भारत का स्वतंत्रता संग्राम दो धाराओं में बटा हुआ था। एक धारा अहिंसात्मक प्रतिरोध और समझौतों की थी, जबकि दूसरी धारा प्रत्यक्ष कार्रवाई और क्रांतिकारी संघर्ष की थी। लेकिन इन दोनों धाराओं के भीतर भी साहित्य की भूमिका केंद्रीय थी। अखबारों, पत्रिकाओं और पुस्तकों ने जनता को शिक्षित किया, उन्हें उत्पीड़न की सच्चाई बताई और उन्हें लड़ने के लिए तैयार किया। भगत सिंह इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए न केवल क्रांति में सक्रिय रहे, बल्कि उन्होंने लेखन को भी हथियार बनाया। उनके लेखों को पढ़ते हुए स्पष्ट होता है कि वे साहित्य की शक्ति को उनके लेखों को पढ़ते हुए स्पष्ट होता है कि वे साहित्य की शक्ति को गहराई से समझते थे। उन्होंने लिखा था कि कलम की धार तलवार से अधिक तेज होती है। यह कथन केवल एक विचार नहीं था, बल्कि उनकी जीवन का दर्शन था। जेल की कोठरी में बैठकर उन्होंने जो लिखा और नोटबुक लिखी, वे आज भी क्रांतिकारी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। भगत सिंह का साहित्यिक योगदान केवल भावनात्मक भाषणों या नारेबाजी तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने लेखों में गहन विश्लेषण किया, चाहे वह सांप्रदायिकता पर लिखा गया उनका लेख हो या अछूत समस्या पर उनकी टिप्पणी, या फिर मैं नास्तिक क्यों हूँ जैसा निबंध। जब हर जगह उन्होंने उनकी तर्कशक्ति, गहराई और दूरदर्शिता दिखाई देती है। यह साहित्य केवल तत्कालीन भारत की समस्याओं पर टिप्पणी नहीं था, बल्कि यह इंसानियत की दिशा तय करने वाला साहित्य था। क्रांतिकारी साहित्य की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो जनता के दिलों तक पहुंचता है। भगत सिंह ने हमेशा सरल और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल किया। वे चाहते थे कि उनका संदेश केवल पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित न रहे, बल्कि आम जनता भी उसे समझे। उनके लेखों में कहीं भी कठिन शब्दावली या विद्वतापूर्ण जटिलता नहीं मिलती। वे सीधा सवाल उठाते हैं और उसकी स्पष्टता से जवाब भी देते हैं। उसी स्पष्टता से जवाब भी देते हैं। यही कारण था कि उनके शब्द लोगों के दिल में उतर जाते थे और जागृत करते थे। उनका साहित्य केवल शोषण की आलोचना नहीं करता, बल्कि समाधान भी प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने सांप्रदायिकता पर लिखा तो उन्होंने केवल यह नहीं कहा कि यह बुरी चीज़ है, बल्कि यह भी समझाया कि इसके पीछे सामाजिक और राजनीतिक कारण क्या हैं और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। उन्होंने लिखा कि जब तक जनता को शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक आर्थिक असमानता बनी रहेगी,
जब तक सांप्रदायिकता खत्म नहीं होगी, इस तरह उनका साहित्य जब तक आर्थिक असमानता बनी रहेगी, तब तक सांप्रदायिकता खत्म नहीं होगी। इस तरह उनका साहित्य विश्लेषण और समाधान का संयोजन था। भगत सिंह का साहित्य क्रांति को वैचारिक गहराई देता है। यदि क्रांति केवल भावनाओं पर आधारित होती तो उसका प्रभाव क्षणिक होता, लेकिन जब क्रांति साहित्य और विचारधारा से जुड़ती है तो वह स्थायी बन जाती है। भगत सिंह ने इसीलिए क्रांतिकारी साहित्य को इतना महत्व दिया। वे जानते थे कि असली युद्ध जनता की चेतना का है और यह युद्ध शब्दों से ही जीता जा सकता है। जेल में उनकी भूख हड़ताल के दौरान लिखे गए पत्र और नोट्स भी इसी क्रांतिकारी साहित्य का हिस्सा हैं। उनमें वे केवल अपने कष्टों का वर्णन नहीं करते, बल्कि कैदियों के अधिकारों, समानता और न्याय की मांग को आवाज़ देते हैं। यह साहित्य हमें दिखाता है कि कैसे शब्द पीड़ा को सामूहिक संघर्ष में बदल सकते हैं। उनके साहित्य का प्रभाव केवल उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रहा। उनकी शहादत के बाद उनके लेख और उन लेखनी से निकले विचार नई पीढ़ी के लिए मशाल बन गए। मैं नास्तिक क्यों हूँ जैसा लेख आज भी युवाओं को सोचने पर मजबूर करता है कि वे अपने विश्वासों की जांच करें और तर्क से निर्णय लें। इसी तरह उनके समाजवादी विचार आज भी प्रासंगिक हैं। जब हम असमानता और शोषण की समस्या से जूझ रहे हैं, क्रांतिकारी साहित्य का एक और पहलू है कि वह सत्ता को अस्थिर करता है। जब जनता सच जान लेती है तो सत्ता का भय टूट जाता है। यही कारण था कि अंग्रेज हुकूमत भगत सिंह और उनके साथियों की लेखनी से डरती थी। वे जानते थे कि एक बम या गोली से कम लोग प्रभावित होंगे, लेकिन एक विचार हजारों दिमागों में घर कर सकता है। यही डर उन्हें भगत सिंह के लेखन को दबाने पर मजबूर करता था, लेकिन विचारों को दबाना संभव नहीं था। और यही क्रांतिकारी साहित्य की सबसे बड़ी जीत है। आज जब हम मीडिया और संचार के नए साधनों से घिरे हुए हैं, तो भगत सिंह का यह विश्वास और भी प्रासंगिक हो जाता है कि शब्द समाज बदल सकते हैं। आज भी लेख, किताबें, कविताएं और सोशल मीडिया पर लिखी गई पंक्तियां जनता की चेतना को प्रभावित करती हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि हमें यह देखना होगा कि क्या यह साहित्य वास्तव में क्रांतिकारी है, यानी क्या वह अन्याय और शोषण के खिलाफ खड़ा है या केवल मनोरंजन और भटकाव का साधन बन गया है। भगत सिंह का साहित्य हमें यह सिखाता है कि लेखक की जिम्मेदारी केवल सुंदर शब्द गढ़ना नहीं है, बल्कि समाज के दर्द को आवाज़ देना है। क्रांतिकारी साहित्य वही है जो जनता के संघर्ष में उनका साथी बने और उन्हें दिशा दिखाए। यही कारण है कि भगत सिंह की लेखनी आज भी पढ़ी जाती है और नई पीढ़ी को प्रेरित करती है। उनकी विरासत यह है कि शब्द भी हथियार हो सकते हैं, लेकिन हथियार हिंसा का नहीं बल्कि चेतना का है। यह हथियार लोगों के दिल और दिमाग को जीत लेता है और उन्हें परिवर्तन के लिए तैयार करता है। यह साहित्य हमें दिखाता है कि क्रांति केवल सड़कों पर नहीं होती, बल्कि किताबों के पन्नों और लेखों के शब्दों से भी शुरू होती है। इस प्रकार भगत सिंह का जीवन और साहित्य हमें यह सिखाता है कि क्रांतिकारी साहित्य केवल अतीत की बात नहीं है, यह आज भी उतना ही ज़रूरी है। जब तक समाज में अन्याय और असमानता है, तब तक ऐसे साहित्य की आवश्यकता बनी रहेगी। शब्दों की शक्ति कभी कम नहीं होती, वे समय की सीमाओं को पार करके पीढ़ियों तक असर डालते हैं। भगत सिंह के शब्द आज भी यही कर रहे हैं और इंसानियत को पथ प्रदर्शित। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब उसमें न्याय, आज़ादी और गरिमा की अनुभूति हो। यदि इनमें से कोई भी तत्व अनुपस्थित हो तो मनुष्य केवल जैविक अस्तित्व तक सीमित रह जाता है। इतिहास के हर संघर्ष में इन तीनों मूल्यों की तलाश की जा सकती है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी इन्हीं मूल्यों की खोज का संघर्ष था
और इस संघर्ष में भगत सिंह का योगदान इसलिए विशेष है क्योंकि उन्होंने न्याय, आज़ादी और मानवीय गरिमा को एक दूसरे से अलग न मानकर एक ही धारा के 3 आयाम माना। भगत सिंह के लिए न्याय केवल कानूनी परिभाषा नहीं था। वे जानते थे कि अंग्रेजों का बनाया कानून उपनिवेशवाद की रक्षा करता है, न कि जनता की। इसलिए उनके लिए न्याय का अर्थ था समाज में समान अवसर, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और हर इंसान को सम्मान मिलना। इसलिए उनके लिए न्याय का अर्थ था समाज में समान अवसर, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और हर इंसान को सम्मान मिलना। वे मानते थे कि यदि किसी व्यवस्था में अमीर और गरीब के बीच खाई बनी रहती है तो वह व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, चाहे वो कितनी भी लोकतांत्रिक क्यों न दिखाई दे। यही कारण था कि उन्होंने समाजवाद को अपनाया, क्योंकि उसमें न्याय की संभावना अधिक थी। आज़ादी के विषय में भी उनकी दृष्टि व्यापक थी। वे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रहे। उनके लिए आज़ादी का अर्थ था मनुष्य का भयमुक्त जीवन। भय केवल विदेशी सत्ता से नहीं आता, बल्कि जात पात, सांप्रदायिकता, आर्थिक शोषण और सामाजिक भेदभाव से भी आता है। वे चाहते थे कि भारतवासी केवल अंग्रेजों से मुक्त न हों, बल्कि उन सभी बेड़ियों से मुक्त हों जो उनकी आत्मा को कैद करती है। यही कारण था कि उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता अधूरी है यदि उसमें आम जनता की खुशहाली और समानता शामिल नहीं है। मानवीय गरिमा उनके विचारों का सबसे गहरा आयाम था। वे मानते थे कि हर मनुष्य का जीवन मूल्यवान है और उसकी गरिमा की रक्षा करना ही असली क्रांति है। जब उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की तो वह केवल राजनीतिक कैदियों के विशेषाधिकारों की मांग नहीं थी, वह इस बात की घोषणा थी कि हर कैदी इंसान है और उसे गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। उन्होंने जेल की अमानवीय स्थितियों को उजागर किया और दिखाया कि न्याय और आज़ादी तभी सार्थक है जब उनमें गरिमा जुड़ी हो। उनकी शहादत भी इसी संदेश को अमर कर गई। उन्होंने फांसी को हंसते हंसते स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि न्याय, आज़ादी और गरिमा के लिए दिया गया बलिदान व्यक्तिगत जीवन से कहीं बड़ा है। उन्होंने जनता को दिखा दिया कि गरिमा का अर्थ यह भी है कि अन्याय के सामने झुके नहीं, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो। उनकी मौत ने यह सिद्ध कर दिया कि इंसान की असली ताकत उसके मूल्यों में है, न कि उसके जीवन की लंबाई में। भगत सिंह का यह दृष्टिकोण आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आधुनिक समाज में भी न्याय का प्रश्न बनाया हुआ है। अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है, संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है। ऐसे में भगत सिंह का समाजवादी दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि न्याय केवल अदालतों से नहीं मिलेगा, बल्कि सामाजिक आर्थिक ढांचे को बदलकर ही संभव है। इसी तरह आज़ादी का प्रश्न भी केवल राष्ट्रीय स्तर पर सीमित नहीं है। औपनिवेशिक शासन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन मानसिक गुलामी, सांस्कृतिक दमन और उपभोक्तावादी प्रवृत्तियां आज भी मनुष्य की स्वतंत्रता छीन रही हैं। लोग स्वतंत्र दिखते हैं, पर उनके जीवन पर बाजार और सत्ता का नियंत्रण है। ऐसे समय में भगत सिंह की चेतावनी गूंजती है कि स्वतंत्रता तभी सच्ची है जब मनुष्य भयमुक्त होकर अपनी सोच और जीवन का निर्णय ले सके। मानवीय गरिमा का प्रश्न भी आज गंभीर है। असमानता, जातिभेद, लिंगभेद और भेदभाव इंसान की गरिमा को हर दिन चोट पहुंचाते हैं। भीड़, हिंसा, धार्मिक उन्माद और भुखमरी यह बताती है कि इंसान की गरिमा कितनी नाजुक है। भगत सिंह का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि इन स्थितियों के खिलाफ खड़ा होना ही सच्ची क्रांति है। यदि हम न्याय और आज़ादी की बात करें लेकिन इंसान की गरिमा को भूल जाएं, तो हमारा संघर्ष अधूरा रहेगा। भगत सिंह की दृष्टि इन तीनों मूल्यों को एक सूत्र में बांध देती है। न्याय के बिना आज़ादी खोखली है, आज़ादी के बिना गरिमा असंभव है और गरिमा के बिना न्याय अधूरा है। यही उनका गहरा संदेश है जो हर पीढ़ी को मार्गदर्शन देता है। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो यह केवल अतीत को स्मरण करना नहीं है, यह वर्तमान और भविष्य के लिए दिशा तलाशना है।
न्याय, आज़ादी और मानवीय गरिमा की त्रयी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा समाज सचमुच इन मूल्यों को जी रहा है। यदि नहीं, तो हमें उसी साहस और चेतना से लड़ना होगा जैसे भगत सिंह ने दिखाया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि न्याय केवल किताबों में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में दिखना चाहिए। आज़ादी केवल झंडे लहराने तक सीमित नहीं बल्कि हर इंसान की आत्मा तक पहुंचनी चाहिए। और मानवीय गरिमा केवल भाषणों में नहीं बल्कि हर इंसान के दैनिक जीवन में महसूस होनी चाहिए। यही असली क्रांति है और यही भगत सिंह का अमर संदेश। किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व की असली ताकत इस बात से आंकी जाती है कि उसके विचार और उसका संघर्ष केवल अपने समय तक सीमित रह गए या आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रकाश पुंज बन गए। भगत सिंह इसी कसौटी पर सबसे ऊंचे खरे उतरते हैं। वे केवल बीती जमाने के शहीद नहीं हैं बल्कि आज के भारत के लिए भी उतनी ही ज़रूरी हैं। जब हम आज के भारत में भगत सिंह की प्रासंगिकता की बात करते हैं तो दरअसल हम अपने समाज, राजनीति और संस्कृति के मौजूदा संकटों पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि उनका समाधान हमें उनके विचारों से कैसे मिल सकता है। भगत सिंह का पहला बड़ा संदेश है सामाजिक न्याय। आज़ादी के इतने दशकों के बाद भी भारत असमानता, गरीबी और शोषण से जूझ रहा है। अमीर और गरीब के बीच खाई गहरी होती जा रही है और शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकार हर नागरिक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। भगत सिंह ने जिस समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाया था वह आज भी इन चुनौतियों का सबसे प्रभावी समाधान लगता है। वे मानते थे कि जब तक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण नहीं होगा तब तक आज़ादी अधूरी रहेगी। जब कॉरपोरेट संस्कृति और निजीकरण समाज पर हावी हैं तब भगत सिंह की चेतावनी और भी प्रासंगिक हो जाती है। दूसरा बड़ा प्रश्न सांप्रदायिकता का है। भगत सिंह ने अपने लेखों में बार बार कहा कि सांप्रदायिकता उपनिवेशवाद जितना ही खतरनाक है। आज़ादी के समय उन्होंने इस खतरे को पहचाना था और दुर्भाग्य से आज भी भारत इस समस्या से जूझ रहा है। धार्मिक उन्माद और घृणा की राजनीति समाज को बांट रही है। ऐसे समय में भगत सिंह की सोच हमें याद दिलाती है कि असली देशभक्ति धर्म और जाति से ऊपर उठकर इंसानियत को अपनाने में है। उनका यह संदेश आज के भारत में सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए अमृत की तरह है। तीसरा पहलू युवाओं से जुड़ा है। भगत सिंह स्वयं युवा थे और उन्होंने युवाओं की भूमिका पर विशेष जोर दिया। आज का भारत युवा देश है। यहाँ सबसे बड़ी आबादी 35 साल से कम उम्र की है, लेकिन यह भी सच है कि आज के युवा बेरोजगारी, दिशाहीनता और उपभोक्तावाद में उलझे हुए हैं। ऐसे समय में भगत सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि युवाओं को केवल करियर या निजी सफलता तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उन्हें समाज और राष्ट्र की दिशा तय करने में सक्रिय होना चाहिए। उनका यह आह्वान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। चौथा पहलू विचार और आलोचना की स्वतंत्रता से जुड़ा है। भगत सिंह ने अपने लेख में नास्तिक क्यों हूँ में यह साबित किया कि वे किसी भी विचार को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करते थे। वे हर चीज़ को तर्क और विवेक की कसौटी पर परखते थे। आज जब समाज में असहमति की आवाज़ को अक्सर दबाने की कोशिश होती है तब भगत सिंह का यह साहस और दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी हो जाता है। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब उसमें प्रश्न पूछने और आलोचना करने की स्वतंत्रता बनी रहे। पांचवा आयाम मानवीय गरिमा का है। आज भी भारत में दलितों, महिलाओं और हाशिए पर खड़े समुदायों को बराबरी और गरिमा नहीं मिल पा रही है। भगत सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली क्रांति वही है जो हर इंसान की गरिमा को स्थापित करे, चाहे जेल में भूख हड़ताल हो या उनके लेखन में
दलित प्रश्न पर की चिंता, हर जगह यह मानवीय गरिमा की लड़ाई दिखाई देती है। यह मूल्य आज भी भारतीय समाज के लिए पथ प्रदर्शक है। छठा पहलू स्वतंत्रता की असली परिभाषा से जुड़ा है। आज़ादी के बाद भी यदि लोग गरीबी, अशिक्षा, असमानता और भय में जी रहे हैं तो वह अधूरी आज़ादी है। भगत सिंह ने कहा था, हमें केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं चाहिए बल्कि सामाजिक और आर्थिक मुक्ति भी चाहिए। आज जब लोकतंत्र चुनावों तक सीमित हो रहा है और जनता का जीवन संघर्षमय बना हुआ है, तब उनकी यह बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम सचमुच आज़ाद हैं। सातवां पहलू शिक्षा और विचारधारा से संबंधित है। भगत सिंह पढ़ने और लिखने के शौकीन थे। उन्होंने मार्क्स, लेनिन और क्रांतिकारी साहित्य का अध्ययन किया। उनका मानना था कि बिना विचारधारा के क्रांति टिक नहीं सकती। आज जब शिक्षा का बाजारीकरण हो चुका है और युवाओं में पढ़ने की संस्कृति कम होती जा रही है, तब भगत सिंह की यह आदत हमें प्रेरित करती है कि ज्ञान और अध्ययन ही परिवर्तन की असली पूंजी है। आठवां पहलू साहस और बलिदान से जुड़ा है। भगत सिंह ने अपने जीवन से यह साबित किया कि सच्चे मूल्यों के लिए संघर्ष करते समय डरना नहीं चाहिए। आज जब समाज में स्वार्थ और समझौते की प्रवृत्ति बढ़ गई है, तब उनकी शहादत हमें यह याद दिलाती है कि असली परिवर्तन साहस और बलिदान से ही आता है। नौवां पहलू लोकतंत्र की सच्ची परिभाषा का है। आज भारत में लोकतंत्र की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन उसमें असमानता और अन्याय गहराई तक मौजूद हैं। भगत सिंह ने जिस समाज का सपना देखा था, उसमें लोकतंत्र केवल वोट देने का अधिकार नहीं था, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी और न्याय की गारंटी थी। उनका यह सपना आज के लोकतंत्र को नई दिशा देने वाला है। 10वां और अंतिम पहलू यह है कि भगत सिंह हमें इंसानियत की सार्वभौमिकता का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं एक इंसान हूँ और जो कुछ भी इंसानियत को प्रभावित करता है वह मुझे प्रभावित करता है। आज के वैश्विक दौर में जब सीमाएं सिकुड़ रही हैं और पूरी दुनिया आपस में जुड़ी है, तब उनका यह विचार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह हमें बताता है कि हमारी जिम्मेदारी केवल अपने देश तक नहीं बल्कि पूरी मानवता तक फैली है। इस प्रकार आज के भारत में भगत सिंह की प्रासंगिकता केवल ऐतिहासिक स्मरण तक सीमित नहीं है, वे हमारे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संकटों का समाधान देते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि न्याय, आज़ादी, समानता और गरिमा केवल आदर्श नहीं बल्कि ज़मीनी सच्चाई बननी चाहिए। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि क्रांति केवल अतीत की घटना नहीं बल्कि हर पीढ़ी का दायित्व है। यदि भारत को सचमुच प्रगतिशील, समतामूलक और मानवीय राष्ट्र बनाना है तो हमें भगत सिंह के विचारों को अपने समय में जीना होगा। उन्हें केवल शहीद दिवस पर याद करना पर्याप्त नहीं है, उनके सपनों को जिंदा रखना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और यही उनकी दोस्तों बहुत मेहनत लगती है रिसर्च, राइटिंग और वीडियो बनाने में, तो एक लाइक तो बनता है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।